नमस्ते बच्चों, आपका पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं पार्वती नायक, आपकी हिंदी भाषा की अध्यापिका। तो आज हम व्याकरण के बारे में आपको समझाना चाहते हैं, व्याकरण के बारे में बताना है। आज का अभ्यास जो है व्याकरण के बारे में है, जो कि आप लोगों ने भी पहले भाषा और संज्ञा के बारे में पढ़ा है, उसके बारे में अभ्यास किया है। तो आज हम व्याकरण से ही जुड़े दूसरी एक भाग के बारे में या उसके ही अंतर्गत आने वाले सर्वनाम के बारे में जानेंगे, जो कि हम सर्वनाम का प्रयोग किस लिए करते हैं, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, और सर्वनाम के बिना एक वाक्य बनाना उचित होता है या अपूर्ण होता है, या उसके बारे में, उसके बदले हम लोग या संज्ञा की जगह पर सर्वनाम ना लिखे तो वो वाक्य कैसा होता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सर्वनाम एक महत्वपूर्ण स्थान लेता है व्याकरण में, जो कि वाक्य को या भाषा को सुंदर बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसका प्रयोग क्या करते हैं? वाक्य को सुंदर बनाना है या भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो पहले आप लोगों ने भाषा के बारे में जाना ही है। भाषा के अंतर्गत जो जो आते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और वर्णमाला के बारे में जाना है। उसके बाद संज्ञा के बारे में जाना है। तो आज हम देखेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम के अंतर्गत क्या क्या भेद है, उसके प्रकार कैसे होते हैं और सर्वनाम का कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए सर्वनाम के बारे में जानते हैं। तो पहले हम लोग देख लेंगे कि सर्वनाम कहाँ लगाया जाता है, सर्वनाम के बिना एक वाक्य कैसा होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको पढ़कर बताती हूँ कि शुभम क्या कर रहा है? एक लड़का है ना, तो 5वीं कक्षा का छात्र है। शुभम ने सोचा कि शुभम के दोस्तों के साथ कल दशहरा देखने जाएगा। तो एक वाक्य है, मैं बोल रही हूँ आपको, इसमें आपको कैसा लगता है? जैसे कि सुनने के लिए या समझने के लिए ये वाक्य आपको कैसा लगता है? शुभम 5वीं कक्षा का छात्र है। शुभम ने सोचा कि शुभम के दोस्तों के साथ कल दशहरा देखने जाएगा। तो ये जब वाक्य आप सुनते हो तो एक अटपटा सा लगता है, एक अधूरा सापन महसूस होता है ना। तो शुभम का प्रयोग जैसे कि नाम का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ जैसे संज्ञा का प्रयोग किए जाते हैं। नाम वाले शब्द यानी कि संज्ञा वाले शब्द, संज्ञा का प्रयोग जैसे कि वस्तु के नाम हो, व्यक्तियों के नाम हो या प्लेस के नाम हो, जैसे कि सभी चीजों के नामों की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। मगर संज्ञा का बार बार प्रयोग करना भी अनुचित होता है, उचित नहीं होता है, यानी कि वाक्य को असुंदर बना देता है। बार बार संज्ञा का प्रयोग करते हैं ना, तो वाक्य क्या होता है? अशुद्ध माना जाता है या उसमें एक अधूरापन लगता है, वो सुंदर नहीं लगता है। यही वाक्य शुभम 5वीं कक्षा का छात्र है। उसने सोचा कि वह अपने दोस्तों के साथ कल दशहरा देखने जाएगा। तो इस तरह से आपको जब बोला जाएगा तो ये वाक्य पूर्णतः शुद्ध लगेगा और इसकी सुंदरता और इसे सुनने के लिए भी आपको अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से जानेंगे कि आज सर्वनाम का किस तरह से हम लोग वाक्य की रचना के लिए प्रयोग करते हैं। जानिए सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? देखेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्व प्लस नाम के योग से बना है। सर्व नाम किससे बना है? सर्व जमा नाम के योग से बना है, जिसका अर्थ है सबका नाम, है ना। तो जब भी किसी सर्वनाम यानी कि सब चीजों के नाम की जगह प्रयुक्त होने वाला एक
शब्द अर्थात जो शब्द सभी नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि जो भी संज्ञा के जगह पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा जानेंगे। सर्वनाम की परिभाषा, तो सर्वनाम का हम लोग कैसे उपयोग करते हैं, इसके बिना वाक्य की रचना की जाती है या उसके बिना ही हम लोग संज्ञा का प्रयोग कर सेंटेंस बनाएं या वाक्य बनाएं तो कैसा लगता है, और इस वाक्य में कहाँ कहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो जानिए सर्वनाम की परिभाषा। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। मैंने कहा पहले ही आपको कि संज्ञा की जगह जो प्रयोग में लाए जाते हैं वैसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उसके उदाहरण है वह, यह, हम, तुम, इसका, उसका आदि। तो ऐसे शब्दों को लगाकर क्या करते हैं हम लोग, एक सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य की रचना करते हैं, वाक्य लिखते हैं, तो ही वाक्य सुंदर बनता है और वाक्य की पूर्णता देखी जाती है या माना जाता है। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार भी कह सकते हैं, उसके भेद भी कह सकते हैं और या रूप भी कह सकते हो आप लोग, है ना। सर्वनाम के प्रकार मीन्स उसके अंदर आने वाले उसके पार्ट कितने हैं या उसमें भेद कितने हैं या उसके रूप कितने हैं। इस तरह से प्रकार का मतलब होता है रूप या भेद, उसमें जो पार्ट किए जाते हैं। सर्वनाम के अलग अलग जो पार्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले देखेंगे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम और छठा जो है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसके जुड़े हम लोग इसकी परिभाषा भी जानेंगे एक एक कर और उसके उदाहरण देखेंगे कि इन प्रकारों के अंतर्गत कौन कौन से परिवर्तन किए जाते हैं और उनसे कहाँ कहाँ उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इनकी परिभाषा क्या है जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम का पहला भेद है या पहला प्रकार जो बोलते हैं उसका पहला क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या क्या होता है देखेंगे, इसके अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं, यानी इसके अंतर्गत कौन से सर्वनाम का प्रयोग किए जाते हैं, कौन से शब्दों का प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि कौन से सर्वनाम लगाकर सेंटेंस बनाया जाता है, ये देखेंगे। तो जानिए इसकी परिभाषा देख लेंगे पहले। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता, वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, है ना, और अपने लिए, वक्ता क्या कर रहा है, अपने लिए बातें कर रहा है। श्रेता, श्रेता यानी कि सुनने वाला, श्रेता किसे कहते हैं, सुनने वाले को कहते हैं। इनके लिए और अन्य, अन्य यानी जिसके बारे में बात की जा रही हो या बात की जा रही है। तो इन तीनों लोगों का यहाँ पर महत्व दिखा जाता है, जैसे कि बोलने वाला यानी कि वक्ता, सुनने वाला यानी कि श्रेता और अन्य यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही हो। 3 लोगों को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। उसके लिए जो प्रयोग करते हैं
या उनके लिए करता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 व्यक्ति है या 2 व्यक्ति है और तीसरे व्यक्ति के बारे में बातचीत किए जा रहे हैं, तो इन संदर्भ को या इस सिचुएशन को क्या कहते हैं हम लोग, पुरुषवाचक सर्वनाम में पाया जाता है। तो ऐसे जैसे कि एक व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति सुन रहा है, एक व्यक्ति बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति सुन रहा है और तीसरे व्यक्ति के बारे में बातचीत हो रही है, तो इसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो देखेंगे उसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में माताजी, माताजी रमा से बोली, लो मैं सब्जी ले आई। क्या कह रही है यहाँ, माताजी रमा से बोली, लो मैं सब्जी ले आई। श्याम 2 दिन के लिए आया है, श्याम 2 दिन के लिए आया है, उसे तुम देखो, उसे करेले पसंद है। किसे, जैसे कि माताजी बोले तो मैं, और वो किसके बारे में बातें कर रही है, श्याम के बारे में, है ना। और तीसरा, उसे करेले पसंद है इसलिए मैं करेले बनाना चाहती हूँ, तुम क्या खाना चाहोगी। तो यहाँ 3 लोगों की अंतर्गत जो हो रही है भाषा या वार्तालाप, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। माताजी यानी कि प्रथम पुरुष में आते हैं, यानी कि वक्ता, बोलने वाला। उसके बाद सुनने वाला, यानी कि जो यहाँ पर लड़की है उसके दादी जी की जो पोती है उसको बता रही है कि शाम को करेले पसंद है, उसके लिए मैं करेले बना रही हूँ, तुम क्या खाना चाहोगी। यानी कि 3 लोगों की यहाँ संदर्भ दिखाया गया है, 3 लोगों की यहाँ बातचीत हो रही है, मगर यहाँ पर शाम नहीं है, मगर उसके बारे में चर्चा हो रही है। समझ में आया बच्चों। जैसे मैं, हम, तुम, तुम्हें, आप, उसे, उसको आदि। इस तरह से पुरुषवाचक में 3 भेद होते हैं, उसके भी 3 पार्ट होते हैं इसके अंतर्गत आने वाले। जैसे मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये 3 लोगों के लिए भी इसमें पुरुषवाचक में ये 3 लोगों की जगह, यानी कि इसका भेद होता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, पुरुषवाचक के भी 3 पार्ट हैं। समझ में आया, उसका हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए बढ़िए आगे देखेंगे। जैसे कि उदाहरण मैंने ये बताया, यहाँ जो एक चित्र बताया मैंने कि एक दादी माँ है जो कि अपनी पोती से बोल रही है। मैंने पहले ही बताया था कि वो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रही है। यहाँ तीसरा व्यक्ति जो है श्याम है और वो अपने पोते से कुछ कह रही है। इस तरह से 3 लोगों की बातचीत हो रही। मैं यानी कि वक्ता, तुम यानी कि श्रोता, उसे यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति, यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति के बारे में, तीसरे व्यक्ति के बारे में चर्चा होना। उपयुक्त वाक्य में ये तीनों शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये जो 3 है, मैं, तुम, उसे, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। इसके भी 3 भेद है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, जानिए उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो पहला जो है उत्तम पुरुष कहलाता है, यानी कि वक्ता। उसकी परिभाषा देख लेंगे, उत्तम पुरुष में क्या होता है या उसके अंतर्गत क्या आता है। उत्तम पुरुष यानी कि पहला जो बातें कर रहा है व्यक्ति, वक्ता अथवा लेखक द्वारा अपने लिए प्रयोग किए गए शब्दों को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहते हैं कि पहला जो व्यक्ति है अपने लिए या लेखक हो या दूसरों के लिए कुछ वो लिख रहा है, तो उसे उत्तम
पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसमें जैसे कि शब्द होते सर्वनाम, जैसे शब्द मैं, हम, हमारा आदि। तो इसमें इस तरह से सर्वनाम का प्रयोग किए जाते हैं। ओके, तो दूसरा जो इसमें भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम का, दूसरा जो भेद होता है यानी कि मध्यम पुरुष। इसमें कौन आता है? सुनने वाला, जो बात कर रहा है व्यक्ति किसके सामने कर रहा है, वो जो सुन रहा है उसे श्रोता कहते हैं, जो सुनने वाला होता है। एवं पाठक के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि दो व्यक्ति बातें कर रहे हैं, पहला तो हो गया उत्तम पुरुष, दूसरा कौन रहता है? श्रोता, जो कि सुन रहा है, जो सुनने वाला होता है, उसे श्रोता यानी कि मध्यम पुरुष कहा जाता है। जिसमें जो उदाहरण होते हैं जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपने, इस तरह से सर्वनाम का हम लोग प्रयोग कर भाषा को सुंदर बनाते हैं, वाक्य की रचना करते हैं। इस तरह से सर्वनाम का हम लोग जगह जगह पर प्रयोग कर लिखते हैं। तो तीसरा देखेंगे अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम, जिसके अंतर्गत आते हैं यानी कि वक्ता द्वारा जिसके लिए या जिसके विषय में बात की जा रही है ना, बात की जा रही है, उसके लिए किए जाने वाले सर्वनाम है ना, उसके लिए किए जाने वाले जो सर्वनाम शब्द होते हैं उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। वैसे शब्द क्या करते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। समझ में आया बच्चों कि पुरुषवाचक सर्वनाम में ये तीन भेदों का प्रमुख स्थान होता है, यानी कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इसमें जैसे वह, वे, उसके, उनका आदि शब्दों का हम लोग आदि सर्वनाम का प्रयोग कर शब्द की रचना करते हैं या वाक्य की रचना करते हैं। समझ में आया बच्चों? हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके दूसरे भेद के बारे में जानेंगे। तो दूसरा भेद है सर्वनाम का निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक यानी कि निश्चित रूप से आपके सामने कोई चीज दिखाई दे रही हो, या आपके सामने कोई है तो उसके बारे में बात कर रहे हो, या आपके सामने कुछ है तो उसे दिखाकर या उसको आपके सामने निश्चित रूप से वो दिखाई दे रहा है, या आपके सामने वो चीज है या उसे देखकर आप बात कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपके सामने वो उपस्थित है ना, तो आपके सामने वो दिखाई दे रहा है। तो इसकी परिभाषा देख लेंगे। निश्चितवाचक सर्वनाम, तो दूसरा क्या है इसमें सर्वनाम का दूसरा भेद? निश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो किसी पास या दूर के निश्चित स्थान, व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें क्या करते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। जैसे कि आपके पास कुछ चीजें हैं या दूर कहीं पर कुछ चीजें या वस्तु या किसी स्थान के बारे में आप लोग वहां बात कर रहे हैं, तो उसे आप लोग निश्चित रूप से कहते हैं कि वो वहां है, वो ऐसा है ना। तो उसके उदाहरण देख लेंगे। आपके पास या दूर होने की स्थिति के बारे में वहां ज्ञात या उसके बारे में आपको बोध कराने वाले शब्द, जिसके जैसे उदाहरण है वह, यह, वही, ये या वे आदि शब्द क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते।
जैसे कि उदाहरण है, वह कुतुब मीनार है। तो वह क्या है? कुतुब मीनार है। तो आपके सामने वो देखकर क्या कहोगे कि वह क्या है? कुतुब मीनार है। तो एक चीज आपके सामने दिखाई दे रही। तो यह मेरी पुस्तक है। यहाँ पर क्या रखी है? जो पुस्तक है, ये पुस्तकें मेरी है। तो आप उसको दिखाकर या आपके सामने कुछ चीजों के तरफ दिखाकर या आपको उसे बताकर उसे उसकी जानकारी दे रहे हैं। तो आपके सामने निश्चित रूप से वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर तीसरा देखिए, वह आम का पेड़ हमारा है। ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है, तो ये जो है वह आम का पेड़ हमारा है। तो वह, यह या वह यानी कि दूर, यह यानी कि आपके पास, नजदीक। तो दूर या पास होने की जो स्थिति है, या स्थान या व्यक्ति या वस्तु के बारे में आप लोग बताते हो इन चिन्हों को सर्वनाम का प्रयोग कर कर। तो ये चिन्ह किस में आते हैं या ये शब्द किस में आते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं, यानी कि निश्चित रूप से आपके सामने है। समझ में आया बच्चों? तो चौथा क्या है? केवल वही तुम्हारी सहायता कर सकता है। कोई खड़ा है या कोई व्यक्ति है, तो उसके बारे में आप लोग बताकर क्या कहोगे कि केवल वही यानी कि वहां पर कोई है, तो उसे दिखाकर क्या कहोगे? वही तुम्हारी सहायता कर सकता है। तो इस तरह से निश्चित रूप से पास या दूर के निश्चित स्थान या व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भेद की ओर। देखो, पहला जो था निश्चय रूप से निश्चयवाचक सर्वनाम था, मगर यहाँ तीसरा क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें ही आपको उसका क्या दिखाई दे रहा है? अर्थ दिखाई देगा। जो भेद है इसमें ही आपको अर्थ छुपा दिखाई देगा। पहले जो था निश्चित रूप से दिखाई देना, या आपके सामने कुछ चीजें हैं या वस्तु है, किसी के बारे में आपको दिखाकर बात कर रहे, तो आपके सामने वो उपस्थित है। तो वैसे लोगों के बारे में, चीजों के बारे में तो बातें करना वो हो गया निश्चित रूप। अनिश्चित यानी कि आपके सामने वो चीजें दिखाई ही नहीं देती है, कि आपके सामने वो चीजें नहीं है, आप लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो उसे किस में आता है? वैसे शब्द किस में आते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते। जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा है, जिन सर्वनाम शब्दों से उनकी संज्ञाओं का निश्चित रूप से कुछ पता नहीं चलता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी, कहीं आदि। ऐसे शब्दों का हम लोग प्रयोग कर जब बातें करते हैं या वाक्य लिखते हैं, वो सारे शब्द किस में आते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते। तो आपको उसकी जानकारी ही नहीं है, उसके बारे में आपको पता ही नहीं है, या चीज हो या कुछ सामान हो या संज्ञाओं के बारे में, यानी कि उनमें उसके संज्ञाओं के अंतर्गत आने वाले सारे शब्द। जैसे व्यक्तियों के बारे में बातें करो, या आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, मगर वो व्यक्ति आपको पता ही नहीं है, आपने उसे कभी देखा ही नहीं है ना। तो कोई कहते हैं कि वो ऐसा था, वो जो लड़का बहुत मशहूर जो है, उसका जो मशहूर किसके लिए था? वो बहुत पढ़ाई में मशहूर था। कोई कह रहा था, कोई यानी कि आपको निश्चित रूप से उसके बारे में जो बातें कर रहा था, वो आदमी के बारे में पता नहीं, इसलिए आप लोग क्या प्रयोग करते हैं? कोई कह रहा था कि वह लड़का बहुत पढ़ाई में मशहूर है या पढ़ाई में तेज है। कौन कह रहा था, या किसी ने उसे देखा है, या निश्चित रूप से आपको उसके बारे में पता ही नहीं। तो इस तरह से बातें जो करते हैं, सेंटेंस जो बनाते हैं,
या वाक्य लिखते हैं उस चीजों में, उस वाक्य में इन सारे सर्वनाम का प्रयोग कर कर लिखते हैं। उदाहरण देखेंगे हम लोग, दूध में कुछ पड़ गया है। देखो यहाँ जो दूध का ग्लास है इसमें कुछ पड़ गया है, मगर आपको पता नहीं है कि क्या पड़ गया है। आप कुछ पड़ गया है बोलोगे, या उसका कलर देखोगे, या उसमें कुछ गिरने के बाद वो गंदा हो गया है, तो आप ऐसे ही बोल दोगे कि इसमें कुछ पड़ा है, इसलिए ये खराब हो गया है। क्या पड़ा है निश्चित रूप से आप लोगों को पता रहता है क्या? नहीं। कुछ का प्रयोग जो करते हैं या कुछ पड़ गया है, यानी कि आपको निश्चित रूप से उसे उसका पता ही नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये सारे जो शब्द हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, क्योंकि उसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। आप घर में बैठे रहते हो और डोर बेल जो रहता है आपके दरवाजे के बाहर आकर दरवाजा खटखटाते हैं, तो आप लोग एकदम से घर में ही रहकर आप उसके बारे में जान लोगे क्या? तो आपकी माँ कहेगी कि कोई आया है, दरवाजा खोलो। तो इस तरह से कोई आया है यानी कि दरवाजे के बाहर जो खड़ा है व्यक्ति, उसके बारे में आपको पता ही नहीं है, उसे देखा नहीं है, इसलिए वहां पर क्या प्रयोग करते हैं? सर्वनाम। कौन से सर्वनाम का प्रयोग करते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई आया है, दरवाजा जाकर खोलिए, है ना। और उसके बाद दूसरा उदाहरण देखेंगे, कोई इसे पी ना ले। पहले उदाहरण में क्या था? दूध में कुछ पड़ गया है, कोई इसे पी न ले, तो इसमें कुछ पड़ा है, आपको पता ही नहीं है। कोई यानी कि कोई आकर इसे पी न ले, कौन पीने वाला पता नहीं है आपको, मगर कोई आकर इसे पी ना ले। इस तरह से आप लोग कोई शब्द का, कोई सर्वनाम का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो ये सारे जो शब्द होते हैं इसे किस में आते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो इस तरह से कोई, कुछ गिर गया है, कोई आया है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कहीं पर कुछ रखा है, कहीं पर कुछ मैंने देखा था। इस तरह से ये सारे शब्द किस में आते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो समझ में आया बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे संबंधवाचक सर्वनाम की ओर। संबंधवाचक सर्वनाम यानी कि इससे जुड़ा जो है संबंध, यानी कि कुछ शब्द होते हैं, एक शब्द से दूसरे शब्द से संबंध होता है। संबंध यानी कि एक शब्द है और उस सर्वनाम शब्द से दूसरे सर्वनाम शब्द का संबंध है। तो पहला जो शब्द बोल रहे हैं, मगर उसका जो अर्थ है दूसरे शब्द जुड़ने पर ही उसका अर्थ पूर्ण होता है। जैसे कि उसकी परिभाषा देख लेंगे हम लोग। संबंधवाचक सर्वनाम यानी वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनाम शब्दों के स्थान संबंध दिखाने वाले, देखो वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध दिखाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि कुछ शब्द है, जैसे इसमें आएंगे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो जिसकी लाठी यहाँ पर दिखाया है, उसकी ही भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ये जो सारे जो शब्द है यहाँ पर मैंने जो उदाहरण दिया है, ये शब्दों को लोकोक्तियां भी कहेंगे। जैसे कि संसार में जैसे लोग सिचुएशन के हिसाब से या संदर्भ के हिसाब से लोकोक्तियां बोलते हैं ना। तो जैसे कि एक बात बोलते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे जिसके अंदर जो शक्ति होती है, जो शक्ति है उसे संभालने की, उसकी ही भैंस होती है। जिसमें जो ताकत है या शक्ति है उसकी ही भैंस कहलाएगी, यानी कि उसके जो पास लाठी है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके अंदर ताकत है या वो उसे संभालने में समर्थ है,
तो उसकी ही भैंस होगी, यानी कि उसके बारे में उसको अच्छी तरह से पता होगा। तो ही ये जो जिसकी है या उसकी, जिसकी जो लाठी होती है उसकी ही भैंस होती है। इस तरह से लोकोक्तियां प्रयोग कर कर भी भाषा को सुंदर बनाने के लिए इन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। समझ में आया बच्चों? जैसे यहाँ पर बताया गया, जैसी करनी वैसी ही भरनी। इसका मतलब होता है, जैसे आप लोग यहाँ पर दिखाया है कि एक चित्र ये दूसरों के लिए कुछ हानि पहुंचाने का कार्य कर रहा है, जैसे उसने कुछ बनाया है, मगर ये जो पुस्तकों का ढेर है या कुछ चीजों के बने चित्र बताया मैंने यहाँ की, वो व्यक्ति यहाँ बैठा है और इस तरह से उसने बनाया है, मगर उसका हाथ इस पर लग जाने पर क्या हो रहा है, ये सारे एक दूसरे से टकरा कर, और ये लाश का जो छोड़ है या लाश का जो पत्थर है उसके ऊपर ही आकर वो गिर जाएगा। तो जैसा वो करता है वैसा ही भरता है, यानी कि वो दूसरों के लिए कुछ गलत इरादे से कुछ दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए कुछ किया था, मगर उसमें वो ही हानि हो रहा है, यानी कि उसको ही हानि हो रही है, या उसका दुष्परिणाम वो ही भुगत रहा है, या दूसरों के लिए खड्डा जो खोदता है उसमें ही खुद गिर जाता है। इस तरह से लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं ना, तो वो सारे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम में कहलाते हैं। जैसे कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यहाँ जैसे कि कृष्ण भगवान पार्थ यानी कि अर्जुन जो बेटे हैं उनको कहाँ पर कुरुक्षेत्र में क्या कह रहे हैं महाभारत में, कि जो आप कर्म करोगे, जैसा आप बोओगे, यानी कि जैसे जमीन में जैसे आप बीज डालते हो वैसे ही फसल काटते हो। जैसे कि आज अपने खेतों में ज्वार डालोगे, ज्वार के बदले कुछ आप लोगों को दूसरा अनाज मिलता है क्या? नहीं। जैसे कि आप लोग गेहूं डालते हो तो गेहूं की फसल उगेगी, है ना, और उसकी ही कटाई होगी, ना कि आप लोग गेहूं डाल दोगे और चावल उगेंगे क्या? नहीं। जैसा आप लोग बोओगे वैसा ही काटोगे। इसका मतलब होता है कि जैसा आप लोग कर्म करोगे, जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा ही फल मिलता है, जो बुरे कर्म करते हैं या गलत काम करते हैं उसका परिणाम गलत ही होता है। इसका अर्थ इस तरह से होता है बच्चों। तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे। समझ में आया? तो अच्छा है, चलिए आगे की ओर पढ़ेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसके प्रश्नवाचक यानी कि जो पांचवा है इसका सर्वनाम का भेद, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न का जो शब्द देखकर ही आप लोग समझ में आ गया कि ये प्रश्न सूचित करने वाले शब्द है, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले शब्द, प्रश्न चिन्ह दिखाने वाले शब्द है। प्रश्न यानी कि किसी को प्रश्न पूछना। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा जान लेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि आप किसी व्यक्ति को कुछ जानकारियां प्राप्त करना हो या किसी के बारे में आपको पूछना है, तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, उनसे पूछोगे कि कहाँ गए थे, आपका नाम क्या है, आप कहाँ पर रहते हो, आप क्या करते हो, और किससे पत्र लिखा या किसने ऐसा कहा। इस तरह से आप लोग जो प्रश्न पूछते हो ये सारे सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो उसके उदाहरण देखेंगे, जैसे क्या, कौन, कब, किसे, किसने। इस तरह से आदि का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, एक्सेट्रा, यानी कि बहुत सारे ऐसे शब्द हम लोग प्रश्नवाचक शब्दों के लिए बनाते हैं या प्रश्नवाचक सर्वनाम में इसका प्रयोग करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है या उदाहरण है, खाना कौन बना रहा है। यहाँ पर ये जो लड़की खाना बना रही है, मगर ये कौन है इसके बारे में आपको पता नहीं, तो आप क्या पूछ रहे हो, खाना
कौन बना रहा है, तो उसके बारे में जानने के लिए कौन का सर्वनाम जो शब्द है कौन, इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि सिंबल जो यहाँ पर देखा जा रहे हैं आपको, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो इस तरह से आप लोग जब वाक्य किसी को पूछना होता है, प्रश्न सूचित वाक्य जब बनाते हो, तब इन चिन्हों का प्रयोग करते हो, है ना। जैसे कि तुम कब आओगे, इस तरह से किसी को पूछते हो ना आप लोग, कब आओगे या कब जाओगे, इस तरह से रोक टोक करने के जो चिन्ह होते हैं या शब्द होते हैं, ये सारे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे कि वह किसे पुकार रहा है, किसे यानी कि कोई है मगर कौन है पता नहीं, तो किसे पुकार रहा है बोलकर आप लोग उसे प्रश्न सूचित शब्द से प्रश्न बनाओगे या उसे पूछोगे। तो ये सारे शब्द जो होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो इस तरह से प्रश्नवाचक सर्वनाम को हम लोग शब्दों में उसके लिखने के लिए सर्वनाम का प्रयोग कर इस तरह से हम लोग प्रश्नवाचक शब्दों को लिखते हैं। जैसे कि आप प्रश्नों को लिखते हैं, आपके पाठ के जो प्रश्न होते हैं या आपके क्लास में कुछ टीचर आपको पूछती है, पाठ से जुड़े प्रश्नों को पूछती है, तो आप लोग उसका जवाब देते हो ना, तो कुछ प्रश्न पूछने के बदले ही आप लोग उसका उत्तर देते हो। तो इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम में ही ऐसे शब्दों को लिखा जाता है। समझ में आया बच्चों? तो छठा जो लास्ट है इसमें सर्वनाम की जो परिभाषा, अंतिम जो छठवा जो है निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो इसमें क्या है, निजवाचक सर्वनाम। तो छठा है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो इसमें इसकी परिभाषा देख लेंगे। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए, जैसे कि स्वयं के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द, स्वयं यानी कौन, किसके लिए निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। स्वयं मीन्स किसे करते होंगे, स्वयं का मतलब आप लोगों को पता है, आप खुद ही सेल्फ बोलते हो ना, कि अपने आप ही मैं पढ़ लूंगा, अपने आप ही मैं खा लूंगा, किसी की सहायता की जरूरत नहीं है मुझे, मैं अपने आप चल सकता हूँ, अपने आप जा सकता हूँ। यानी कि जो भी कुछ काम है अपने आप ही करना हो। यहाँ पर एक लड़की का चित्र मैंने बता रही हूँ मैं, जैसे कि वह पढ़ रहा है, तो उसे किसी की मदद है क्या, या आप उसके आसपास कोई उसे पढ़ा रहा है, नहीं, वो खुद ही अपना कार्य कर रहा है, अपना काम कर रहा है, तो वो खुद ही पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, और वह अपने आप चला जाएगा। तो वहां पर कोई व्यक्ति है तो वो अपने आप ही चला जाएगा, यानी कि उसे ले जाने की जरूरत नहीं है, किसी की सहायता की जरूरत ही नहीं है, या किसी की मदद की जरूरत नहीं। वैसे शब्दों को हम लोग निजवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त करते हैं, और वैसे शब्दों से ही इन शब्दों की पूर्ण रूप से क्या बोलते हैं ना, इससे हम लोग जैसे कि इस तरह से शब्दों को बनाने से ही वाक्य सुंदर बनता है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर हम लोग वाक्य की रचना करते हैं। जैसे कि अपना काम स्वयं करो, बोलते हैं ना कि किसी के ऊपर निर्भर ना रहो। तो ऐसे सिचुएशन होते हैं कि मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ, मैं स्वयं करता हूँ, अपना कार्य स्वयं करता हूँ, अपना काम स्वयं करो, खुद कर सीखो, उसने खुद मुझे बताया था। कुछ बातें होती है या किसी से सुनते नहीं है, या वो ही खुद उसे बताता है, तो उसने मुझे खुद बताया था कि इस तरह से आप कुछ कार्य कर रहे हो। तो खुद बताना यानी कि आपके सामने कोई व्यक्ति है और वो आपसे कुछ कह रहा है, या स्वयं करना यानी कि वो अपना काम स्वयं ही करता है। यहाँ पर सभी जो लोग हैं अपना कार्य, अपना जो बोझ है वो खुद ही उठा रहे हैं, या दूसरों की सहायता की जरूरत है क्या, यहाँ नहीं, वो खुद ही अपने अपने आपका जो कार्य है, अपना जो काम है वो खुद ही पूरा कर रहे हैं, किसी की सहारे की जरूरत नहीं। तो अपना कार्य
खुद किया करो, अपना कार्य स्वयं करो। तो ऐसे बहुत सारे जो शब्द होते हैं सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं और इन सर्वनाम का प्रयोग कर ही हम लोग वाक्य को सुंदर बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आप सोचते होंगे कि सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पर किए जाते हैं या किस लिए किए जाते हैं। जैसे कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बार बार संज्ञा का प्रयोग ना कर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वाक्य सुंदर बनता है। सर्वनाम का प्रयोग भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी करते हैं, क्योंकि भाषा को सुंदर बनाना है तो एक सेंटेंस क्या लगना है, पूर्ण रूप से उचित लगना है, सुनने वालों को भी अच्छा लगना है या बोलने वालों को भी अच्छे से उसके बारे में पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे। तो अनाप शनाप बोल रहा है, कोई बोलेगा कुछ गलत बोल रहे तो क्या कहोगे, ये क्या बोल रहा है, इसे कुछ बातें करने का तरीका है या सलीका है। तो इस तरह से आप लोग उसे प्रश्न पूछने लगोगे। ऐसे भाषा की संक्षिप्तता में भी मदद मिलती है, यानी कि भाषा को संक्षिप्त रूप से आप लोग दूसरों को बताने के लिए सहायता मिलती है। तो सर्वनाम का प्रयोग करते ही हम लोग बहुत सारे अच्छे सुंदर सेंटेंस लिख सकते हैं। इसके बिना हम लोग एक वाक्य पूर्ण नहीं कर सकते। बार बार हम लोग संज्ञा का प्रयोग ना कर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को सर्वनाम के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल चुकी होगी, आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे के कक्षा में हम लोग दूसरे भाग व्याकरण भाग से ही जुड़े दूसरे भाग के बारे में या दूसरे ग्रामर पार्ट के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड या उससे जुड़े बहुत सारी जानकारी आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए मुझे आपका प्यार ऐसा ही मिलता रहे और आपके इस प्यार से मुझे बहुत आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो घर में, बच्चे सारे सभी बच्चे। और मैं आशा करती हूँ मेरा जो ये व्याकरण भाग है आपको पसंद आएगा और इससे जुड़े आपको कुछ भी प्रश्न पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद, नमस्ते।